सास की चहीती काली देवरानी। राधे राधे घर जोड़े राम जी, आ गए आप। जी, ये देखिए, इस बार तो मैं आपके बेटों के लिए एकदम ऊंचे और अमीर खानदान का रिश्ता लेकर आया हूँ। अरे पंडित जी, खानदान को डालिए थूकदान में। अरे मगर लीला बहन सुनिए तो, ये सारी लड़कियां बड़े बड़े बिजनेसमैन बाप की बेटियां हैं। अरे पंडित जी, ये बिजनेसमैन तो बस नाम के रह गए हैं ससुरे। वही देखिए, एक अकेला चाय वाला पूरा देश चला रहा है। देखिए पंडित जी, लड़की का बाप चाय बेचता हो या च्यवनप्राश, मुझे मतलब नहीं। बस मुझे तो अपने घर के लिए ऐसी बहू चाहिए जो भर भर कर दहेज लेकर आए, समझे? बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए बहन जी, इन लड़कियों के घर से आपको भर भर कर दहेज मिलेगा। लीला तस्वीरें देखने लगती है, तभी यश आ जाता है। अरे यश, आ गया तू? ये देख, तेरे लिए लड़की देखी है। माफ करना माँ, मगर मैं ये शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अर्पिता से प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करूंगा। अरे कौन है वो लड़की? उसके माँ बाप क्या करते हैं? घर खानदान कैसा है? पहले ये तो बता। माँ, अर्पिता एक गरीब घर की बेटी है, मगर वो बहुत अच्छी है। देख यश, ये शादी नहीं हो सकती। तेरी भलाई इसी में है कि तू उस लड़की को भूल जा। अपनी माँ के शादी से मना करने के बाद यश अर्पिता को शादी करके घर ले आता है। तो आखिर तूने अपने मन की कर ही ली। यश, इस गरीब लड़की ने अपने गोरे रंग रूप से तुझे फंसा लिया। अपने सपनों पर पानी फिर जाने के चलते लीला अर्पिता का स्वागत नहीं करती और अपने छोटे बेटे आयुष के लिए लड़की ढूंढने लगती। इसी बीच आयुष अपनी गर्लफ्रेंड काया को घर लाता है। तभी काया का काला चेहरा देखकर लीला चिढ़कर कहती है, आयुष, ये तू किस चलते फिरते काले धन को उठा कर ले आया घर? माँ, ये काया है मेरी गर्लफ्रेंड, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर लालची लीला देवी झूठ मूठ का सर पीटते हुए कहती है, हे भगवान, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। हजारों तकलीफ झेलकर मैंने इन दोनों को जन्म दिया, और एक तो पहले ही गोरे रंग वाली गरीब की बेटी को बहू बनाकर घर ले आया, और छोटा बेटा अब इस काली कलूटी बैंगन लूटी से शादी करेगा। सोच लीजिए माँ जी, अपने बेटे की शादी मुझसे करवा के आप घाटे के सौदे में नहीं रहेंगी, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा है जितना आपने जिंदगी भर में नहीं देखा होगा। असल में काली दिखने वाली काया बहुत ही अमीर घर से होती है, इसलिए लालची लीला उसे अपने बेटे आयुष की शादी के लिए मान जाती है और काया शादी करके बहुत सारा दहेज लेकर आती है। वैसे तो शक्ल इसके फटे दूध की फफूंदी जैसी है, मगर माल पानी तो भर के लाई है मेरी काली बहू। ढेर सारा दहेज लाने के चलते ही काली होते हुए भी काया अपनी सास की चहेती बन जाती है। तभी लीला अपनी गोरी गरीब बहू को उसकी काली देवरानी के सामने नीचा दिखाती है। आओ आओ मेरी प्यारी बहू रानी, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। अरे ओ मेरी गोरी गरीब बहू, सुन, जैसे जैसे मेरी काया बहू अपने कदम रखेगी, वैसे वैसे तू उसके पैरों के नीचे गुलाब के फूल बिछाएगी, समझी? जी माँ जी। अर्पिता के साथ ऐसा फर्क होता देखकर यश को बहुत बुरा लगता है। अर्पिता, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। कोई बात नहीं यश जी, मुझे देवरानी जी का स्वागत करने दीजिए। अर्पिता गुलाब के फूल जमीन पर सजाती जाती, तभी काया अपनी सैंडल से जानबूझकर उसका हाथ दबा देती है। आह माँ, मेरा हाथ। उप्स, क्या हुआ जेठानी जी, लग गई क्या? आई एम सो सॉरी, गलती से हो गया। काया बहू, तुझे अपनी गरीब जेठानी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आयुष, काया बहू को कमरे में ले जा, थक गई होगी। और तू मेरी गरीब बहू, ये सारा घर साफ कर। जी माँ जी। इसी तरह से लीला देवी आगे भी अपनी गोरी काली बहुओं में फर्क करती है और गुजरते समय के साथ अर्पिता प्रेग्नेंट हो जाती है। माँ जी, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, मैं माँ बनने वाली हूँ। अर्पिता के प्रेग्नेंट होने की बात से लीला बिल्कुल भी खुश नहीं होती और यहाँ तक कि उसे आशीर्वाद भी नहीं देती। तभी ऐसे ही 2 दिन हो जाते हैं। तभी काया को भी उल्टी होती है, जिससे सास खुश होकर अपनी काली बहू से कहती है, ये मैं क्या देख रही हूँ काया बहू, तुझे उल्टी हो रही है, इसका मतलब तेरे पैर भारी हो गए हैं। ओह प्लीज सासू माँ, इस तरह से मुझसे चिंगम की तरह मत चिपकिए। एंड प्रिकॉशंस नहीं लिया होगा, इसलिए मैं प्रेग्नेंट हो गई, मगर मैं जाकर अबॉर्शन करा लूंगी। काया बहू, तू ऐसे कैसे इस बच्चे को गिरा देगी?
ये तेरे साथ साथ मेरे बेटे आयुष का भी बच्चा है, तू इसे जन्म देगी। अपनी सास की बात से चिढ़कर काया घमंड में कहती है, ओ गॉड सासू माँ, आप तो मेरे गले ही पड़ गई। ये बच्चा मेरे अंदर पल रहा है, तो ये मैं डिसाइड करूंगी कि इस बच्चे का क्या करना है क्या नहीं। तभी आयुष काया से कहता है, काया, मैं डैडी बनना चाहता हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो इसे जन्म दोगी। ओके फाइन आयुष। ऐसे ही दिन बीतते हैं, जहाँ एक तरफ गरीब अर्पिता पूजा आरती करती और घर की जिम्मेदारी संभालती, वहीं प्रेग्नेंट होकर भी लीला की काली बहू लेट नाइट किटी पार्टी और पब जाती। इस तरह से 4 से 5 महीने हो जाते हैं। सासू माँ, मुझे 50,000 रुपए चाहिए, मुझे पार्टी करने जाना है। हाँ हाँ क्यों नहीं मेरी प्यारी बहू, मेरा सब कुछ तेरा ही तो है, ये ले 50,000 रुपए। अपनी काली देवरानी को पैसे देता देखकर अर्पिता अपनी सास के पास आके हिचकिचाती हुई कहती है, माँ जी, मुझे भी 100-200 रुपए दे दीजिए ना। मेरा ना बहुत दिनों से अचारी मठरी खाने का और पनीर भुर्जी खाने का मन है। क्यों नहीं मेरी गरीब बहू, तू कह दे तो मैं तेरे लिए पनीर ही क्यों, रबड़ी जलेबी भी मंगा देती हूँ। 1 पैसे की औकात नहीं, बड़ी आई पनीर भुर्जी खाने, चल जाए यहाँ से। अपने साथ ऐसा भेदभाव होता देखकर अर्पिता से रहा नहीं जाता और वो रोते हुए कहती है, माँ जी, देवरानी जी को अभी अभी आपने 50,000 रुपए दे दिए, पर मेरे लिए आपके पास 100 रुपए भी नहीं। तू मेरी काया बहू की बराबरी मत कर। मेरी काया बहू मेरी चहेती है, इसलिए तुझे चिढ़ हो रही है, जा यहाँ से। इसी फर्क को झेलते हुए दोनों को 7 से 8 महीने हो जाते हैं। तभी एक दिन लीला को अपने शरीर में बहुत ही खुजली होती है और उसे पूरे शरीर पर लाल दाने निकल आते हैं। तभी डॉक्टर घर आता है। डॉक्टर साहब, माँ जी को क्या हुआ है? इन्हें स्किन रैशेस हुआ है और आप दोनों ही प्रेग्नेंट हैं, इसलिए जो भी इनकी देखभाल करे वो ये ग्लव्स इस्तेमाल करना। हाँ, मैं चलता हूँ। डॉक्टर के जाने के बाद लीला अपनी चहेती काली बहू को बुलाती है। काया बहू, मेरे पास आकर बैठ। तू मेरे पास आकर बैठेगी तो मैं खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगी। माफ करना मम्मी जी, मगर मुझे अपनी और अपने बच्चे की जान प्यारी है, और वैसे भी आपका पूरा शरीर दानों से भर गया, मुझे तो घिन आ रही है। तू तो बड़ी मक्कार निकली काया बहू। मैंने तुझे अपनी चहेती माना, तेरे काले रंग के बाद भी खुशी से तुझे अपनाया, और तू ऐसा कर रही है। आपको जो सोचना है सोचिए। मैं अपने डैडी के घर जा रही हूँ, आयुष भी मेरे साथ जाएगा। मेरा बेटा तेरे साथ नहीं जाएगा। माँ जी, लगता है आप भूल रही हैं, मैंने आपके बेटे को दहेज देकर खरीदा है। इस तरह से सास की चहेती काली बहू मुसीबत में उसे छोड़कर चली जाती है और लीला बहुत रोती है। तभी अर्पिता उसके आंसू पोंछती है। भगवान के लिए मत रोइए माँ जी, मैं हूं ना आपके लिए। अर्पिता डॉक्टर की कही बात की परवाह ना करते हुए अपनी सास की दिन रात सेवा पानी करती है, जिसके बाद लीला ठीक हो जाती है। अर्पिता बहू, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। अपनी सास को माफ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ बहुत ही गलत किया। कोयले को हीरा समझने की गलती की और अपनी लक्ष्मी जैसी बहू के साथ इतना अन्याय किया। ये क्या कह रही हैं आप माँ जी? बड़ों का हाथ छोटों को आशीर्वाद देने के लिए होता है, माफी मांगने के लिए नहीं। आखिर में लीला को अपनी गरीब बहू की कदर समझ में आ जाती है और वो उसे दिल से अपना लेती है। मैं जानती हूँ माँ जी कि आपके अंदर ही अंदर देवरानी जी और देवर जी के घर छोड़कर चले जाने की कमी खल रही है, लेकिन मैं अपने इस परिवार को बिखरने नहीं दूंगी, मैं उन्हें लेकर आऊंगी। इसके बाद अर्पिता अपनी देवरानी और देवर को समझाकर उन्हें वापस ले आती है और एक अच्छी बहू की तरह अपने ससुराल को टूटने से बचा लेती है। गरीब बेचारी माँ शांति कपड़े सिल रही थी। जल्दी से ये कपड़े सिल जाए तो मैं कोठी वाली सुमित्रा के भी कपड़े सिलने बैठ जाऊंगी। जल्दी करूंगी तो और काम मिल जाएगा मुझे। मेरे तीनों बच्चियों का पास्ता खाने का मन है और उसके लिए तो सामान लेकर आना ही होगा। ओहो, धागा टूट गया है, मुझे तो दिखाई नहीं देगा। आलिया को बुला लेती हूँ। आलिया बेटी, आलिया जरा इधर तो आना। अरे ये तो सुन ही नहीं रही। आखी, प्रीति बेटा यहाँ आओ, सुई में से धागा निकल गया है, धागा डाल दो जरा। बहुत देर हो जाती है, लेकिन उसकी तीनों बेटियां उसकी एक आवाज नहीं सुनती हैं। शांति गरीब थी,
लेकिन अपनी बेटियों की फरमाइश पर वो एक छोटा सा टीवी और फोन लाकर उन्हें दे देती है। बस वही उसकी तीनों बेटियां व्यस्त थीं। एक फोन चला रही थी, दूसरी सो रही थी, तीसरी टीवी देख रही थी। अरे आलिया, पाखी, प्रीति, तुम तीनों कहाँ हो? सुनती भी नहीं हो बिल्कुल भी मेरी बात। लगता है मुझे ही जाकर देखना होगा। शांति देखती है तो तीनों व्यस्त थीं। हे भगवान, मैं तुम तीनों को इतना आवाज लगा रही हूँ और एक भी मुझे पलटकर आवाज नहीं दे रही है। ऐसे कोई करता है क्या अपनी माँ के साथ? आलिया, लगता है टीवी ही बंद करना होगा। फिर शांति टीवी बंद कर देती है। ओहो माँ, आपने मेरा टीवी क्यों बंद कर दिया? इतना अच्छा शो आ रहा था। शो की बच्ची, चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला दर्द हो गया है। मैं गिर जाऊंगी, मर जाऊंगी, पर तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। अरे कब से कह रही हूँ, मशीन का धागा टूट गया है, दोबारा से धागा डाल दे, मुझे दिखाई नहीं देता है। मेरा टीवी बंद करना आपको जरूरी था? आप पाखी को बुला लेती, और वो तीसरी अम्मा प्रीति सो रही है, उसे कह देती। आप तुम तीनों में से किसी को भी कुछ कह दूं, तीनों का जवाब यही रहता है। फिर आलिया उठकर सिलाई मशीन में सुई में धागा डालकर आ जाती है और वापस टीवी देखने लगती है। हे भगवान, 20 मिनट खराब कर दिए। अब तक तो मैं ब्लाउज सिल देती। इतना सब कुछ इन तीनों के लिए ही कर रही हूँ। इनके पिता के जाने के बाद कैसे कैसे ब्लाउज सूट सिलकर घर का खर्चा चला रही हूँ। कोठियों में झाड़ू पोंछा भी करती हूँ। ये सब नहीं पता, पर इन तीनों को शर्म ही नहीं आती। इतना कहते कहते शांति अपने कपड़े सिलने लगती है। वहीं तीनों आलसी बेटी कभी शांति का हाथ नहीं बटाती थी। अगले दिन दोपहर प्रीति कहती है, माँ बहुत देर हो गई है, अब तो पास्ता बना दो। कब से कह रही हूँ, जब देखो कपड़े सिलती रहती हो, और अच्छा वाला बनाना, सब कुछ डालकर। अरे बना दूंगी, जा रही हूँ, हो गया बस काम। शांति रसोई में जाकर पास्ता बनाती है तो अधूरा सामान देखकर कहती है, ओहो, अब इन तीनों को बढ़िया पास्ता खाना है, और प्याज, धनिया और पास्ता का मसाला भी नहीं है। मंगवा लेती हूँ इनसे। आलिया बेटा, प्रीति, पाखी, अरे जो है इधर आ जाओ। ये सुन नहीं रही फिर से मेरी बात को। ओह आलिया, प्रीति। शांति उन तीनों को देखने के लिए चली जाती है तो आलिया फोन चला रही थी और टीवी चलाकर पाखी नाच रही थी। ओए 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 ओए, एक चिकलाक 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 चुम चुम, चिकलाक 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 चुम। मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ हर दिल पर छाई। बादल है मेरी जुल्फे, बिजली मेरी अंगड़ाई। बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहती है मुझको हवा हवाई। ओ हवा हवाई की औलाद, कब से मैं आवाज दे रही हूँ तो मेरी बातें क्यों नहीं सुनते हो? क्या है हमेशा बस टीवी, फोन और सोना? और वो तीसरी कहाँ है जो मुझे ऑर्डर देकर गई है पास्ता का? माँ वो बाहर गई है अपनी सहेली के पास। अब क्या हो गया? क्या चाहिए आपको? क्यों आवाज लगा रही हो? एक तो तुम तीनों के लिए इतनी मेहनत करके मैं पास्ता बना रही हूँ, अब उसमें 2-4 सब्जी कम है, मसाला भी नहीं लाई, तो जाकर ले आओ चुपचाप से। ये लो पैसे, जल्दी करो, जब तक मैं पास्ता उबाल लेती हूँ। मुझे और भी काम है, ब्लाउज देने जाना है कोठी वाली मालकिन के। इतना कहकर शांति रसोई में चली जाती है। तभी, तू छोटी है ना, चल ये पैसे ले और बाजार से सामान लेकर आ। हाँ ये छोटी हूँ तो क्या, हमेशा मैं ही सामान लेकर आऊँ? अब बड़ी हो, आप जल्दी जाओ और जल्दी भी आ पाओगी। मैं सामान भूल गई तो? 21 साल की ऊँटनी हो गई है, पास्ता खाना याद है, गाने के लिरिक्स याद हैं, और सामान लाना भूल जाएगी तू। हाँ भूल जाऊंगी, आप ले आओ। मैं नहीं, तू जाएगी सामान लेने, जल्दी कर वरना माँ डांटेंगी। अच्छा दीदी, मेरे पास एक आइडिया है। हम दोनों में से जो बहुत देर तक सो जाएगा और जल्दी उठ गया वो हार जाएगा और वही सामान लेने जाएगा। तो देखते हैं कौन सोता है। ठीक है। रेस लगाने के चक्कर में दोनों अपनी माँ का बताया हुआ काम नहीं करती हैं और सो जाती हैं। इतने में शांति वापस आकर देखती है। हे भगवान, हरे कृष्ण जगन्नाथ, क्या करूं मैं इन लड़कियों का? दोनों में से कोई भी सामान लेने नहीं गया है और पैसे भी हाथ में ही हैं, और ऐसे कैसे लेट गई हैं? क्या हो गया इन्हें? मुझे समझ नहीं आ रहा। प्रीति, प्रीति बेटा कहाँ है तू? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये दोनों सो रहे हैं या कुछ हो गया है। तभी शांति के बार बार चिल्लाने पर 2 पड़ोसी घर में आ जाते हैं। अरे अरे शांति बहन, क्या हुआ? तुम्हारे घर से बड़े चिल्लाने की आवाज आ रही है।
तुम्हारी दोनों बेटियां ऐसे पड़ी हुई क्यों हैं? हाँ हाँ बताओ, हॉस्पिटल ले जाना है क्या, या इनकी तबीयत खराब है? इतने में पहले आलिया उठ जाती है और पाकी भी बैठ जाती है। मैं जीत गई दीदी, पहले आपने आंखें खोली, अब आप ही सामान लाओगी। भगवान, हम इतना परेशान हो रहे हैं और ये दोनों लड़कियां देखो कैसे हंस रही हैं। अजी हम तो डर गए थे, मदद करने के लिए आए थे। पता नहीं कहां कहां से ऐसे लोग आ जाते हैं पड़ोस में रहने। पड़ोसी सुनाकर चले जाते हैं। शांति की बहुत बेइज्जती हो जाती है। फिर वो अपनी दोनों बेटियों को सुनाती है। इतने में तीसरी भी आ जाती है। तुम तीनों कभी नहीं सुधर सकती। तुम्हारी माँ कितना काम करती है तुम्हारे लिए, और तुम बाहर वालों के सामने मेरी ही नाक नीचे करवा रही हो। अब से नहीं होगा माँ ऐसा। हाँ माँ। अब पास्ता खाना है तो सामान ले आओ, वरना मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। फिर आलिया सामान ले आती है। कुछ देर बाद तीनों बैठकर पास्ता खाती हैं और अपनी झूठी प्लेट को वहीं छोड़कर टीवी और फोन चलाने में लग जाती हैं। फिर एक दिन तीनों अपनी माँ से खीर खाने की फरमाइश करती हैं। शांति दूध रख देती है। तभी दरवाजे से आवाज आती है। अरे शांति आंटी, आप हो क्या? मुझे अपने सिले हुए कपड़े चाहिए थे दरअसल। आलिया बेटा, दरवाजे पर कोई आया है, उन्हें सामान दे दो। पाखी प्रीति, ये लड़कियां फिर से नहीं सुनेंगी, मुझे ही जाना होगा। हड़बड़ाहट में शांति वहां से जाती है कि उसका पल्लू दूध के बर्तन में फंस जाता है और उसका आधा शरीर गर्म दूध से जल जाता है। वो बहुत चीखती चिल्लाती रहती है, पर उसकी तीनों बेटियां नहीं आती और दरवाजे पर खड़ी लड़की फटाफट कुसुम को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ कुछ पड़ोसी तीनों बेटियों को उनकी माँ के बारे में बताती हैं और वो तीनों भी हॉस्पिटल पहुँचती हैं। माँ आप इतना कैसे चल गई? और आपने हमें बुलाया क्यों नहीं? और आपको यहाँ तक लेकर कौन आया है? जरूर तुम तीनों टीवी, फोन और सोने में ही लगी होगी या कुछ कर रही होगी, क्योंकि तुम्हें अपनी माँ की चीखने की आवाज तो सुनाई दी ही नहीं। बाहर वाली एक लड़की मुझे यहाँ लेकर आई है। बताओ, तुम तीनों को इतना आलस है कि अपनी माँ को भी नहीं देख पाई। माँ हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ माँ, सच में आप बहुत अच्छी माँ हैं, लेकिन हम तीनों आपकी बहुत अच्छी बेटियां नहीं बन पाई हैं, वरना आज आपकी ऐसी हालत नहीं होती। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब आप तीनों अपनी माँ का खास ख्याल रखिए, उन्हें कोई काम मत करने देना। 15 दिन तक रेस्ट। जी डॉक्टर। फिर तीनों बेटियां पछतावे के साथ अपनी माँ को घर ले आती हैं और उसका ख्याल रखती हैं। गुजरते दिन के साथ घर की सफाई और खुद खाना बनाना पड़ता है, जो कि उन्हें आता ही नहीं है। मैं तो ठीक से खाना भी नहीं बना पा रही हूँ, मैगी ही बना लेती हूँ मैं। फिर तीनों बेटियां कई दिनों तक मैगी बनाकर खाती हैं। उनसे घर का काम नहीं होता, फिर भी घर का ख्याल रखती हैं। इतने में शांति की हालत भी ठीक हो जाती है। तुम तीनों इतनी जिम्मेदारी से अब काम कर रही हो। अगर इतनी जिम्मेदारी से मेरी आवाज सुन लेती और काम करती तो आज मेरी हालत नहीं होती। इसीलिए कहते हैं बेटा, लालच और आलस बहुत बुरी बला है। माँ, हम तीनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब से हम आपका सारा काम करेंगे, कोई आलस नहीं करेंगे। इस तरह तीनों बेटियों को अक्ल आ जाती है और वो शांति के साथ सिलाई का भी काम सीखती हैं और मदद करती हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी आलस करते हैं? अगर करते हैं तो इसे अभी ही भूल जाएं, वरना आगे चलकर आपके साथ भी बुरा हो सकता है और आपको पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा।